अमेज़न रेनफॉरेस्ट, जिसे अमेज़न जंगल या अमेज़निया भी कहा जाता है, अमेज़न बायोम में एक नम ब्रॉडलीफ उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो दक्षिण अमेरिका के अधिकांश अमेज़न बेसिन को कवर करता है। इस बेसिन में 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर शामिल है, जिनमें से 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर वर्षावन द्वारा कवर किए गए हैं। इस क्षेत्र में 9 देशों से संबंधित क्षेत्र और 3,344 औपचारिक रूप से स्वीकृत स्वदेशी क्षेत्र शामिल है। अधिकांश वन 60% ब्राजील में है। इसके बाद पेरू 13%, कोलंबिया 10% के साथ और बोलीविया, इक्वाडोर, फ्रेंच गयाना, गुयाना, सूरीनाम और वेनेजुएला में मामूली मात्रा के साथ है। 4 देशों के पास अपने पहले स्तर के प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक के नाम के रूप में अमेज़नस है, और फ्रांस फ्रेंच गयाना के संरक्षित वर्षावन क्षेत्र के लिए गयाना अमेज़नियन पार्क नाम का उपयोग करता है। अमेज़न पृथ्वी के शेष वर्षावनों के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें दुनिया में उष्णकटिबंधीय वर्षावन का सबसे बड़ा और सबसे जैव विविध पथ शामिल है, जिसमें लगभग 16,000 प्रजातियों में अनुमानित 390 बिलियन व्यक्तिगत पेड़ हैं। 350 विभिन्न जातीय समूहों के 30 मिलियन से अधिक लोग अमेज़न में रहते हैं, जो 9 अलग-अलग राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों और 3,344 औपचारिक रूप से स्वीकृत स्वदेशी क्षेत्रों में विभाजित है। स्वदेशी लोग कुल आबादी का 9% हिस्सा बनाते हैं और 60 समूह काफी हद तक अलग-थलग रहते हैं। जंगल में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है, जिससे विभिन्न हानिकारक प्रभाव पैदा हो रहे हैं। ब्राजील में वनों की कटाई के कारण आर्थिक नुकसान वनों की कटाई के माध्यम से उत्पादित सभी वस्तुओं की लागत की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक हो सकता है। 2023 में विश्व बैंक ने इस क्षेत्र में एक गैरवनों की कटाई आधारित आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। वर्षावन का निर्माण संभवतः 56 मिलियन वर्ष से 33.9 मिलियन वर्ष पहले इओसीन युग के दौरान हुआ था। यह उष्णकटिबंधीय तापमान में वैश्विक कमी के बाद दिखाई दिया जब अटलांटिक महासागर अमेज़न बेसिन को गर्म, नम जलवायु प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से चौड़ा हो गया था। वर्षावन कम से कम 55 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है और अधिकांश क्षेत्र कम से कम वर्तमान हिमयुग तक सवाना प्रकार के बायोम से मुक्त रहे जब जलवायु शुष्क थी और सवाना अधिक व्यापक था। क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्त होने की घटना के बाद डायनासोर के विलुप्त होने और नम जलवायु ने उष्णकटिबंधीय वर्षावन को पूरे महाद्वीप में फैलने की अनुमति दी हो सकती है। 66 से 34 म्या तक वर्षावन 45 डिग्री तक दक्षिण तक फैला हुआ था। पिछले 34 मिलियन वर्षों के दौरान जलवायु में उतार चढ़ाव ने सवाना क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय में विस्तार करने की अनुमति दी है। ओलिगोसीन के दौरान, उदाहरण के लिए, वर्षावन एक अपेक्षाकृत संकीर्ण बैंड तक फैला हुआ था। मध्य मियोसिन के दौरान इसका फिर से विस्तार हुआ, फिर अंतिम ग्लेशियल अधिकतम पर ज्यादातर अंतर्देशीय गठन में वापस आ गया। हालांकि वर्षावन अभी भी इन हिमनद अवधियों के दौरान पनपने में कामयाब रहा, जिससे प्रजातियों की एक व्यापक विविधता के अस्तित्व और विकास की अनुमति मिली। मध्य इओसीन के दौरान यह माना जाता है कि अमेज़न के जल निकासी बेसिन को पुरस आर्क द्वारा महाद्वीप के मध्य में विभाजित किया गया था। पूर्वी तरफ का पानी अटलांटिक की ओर बहता था, जबकि पश्चिम में पानी एमेजोनस बेसिन के पार प्रशांत की ओर बहता था। जैसे ही एंडीज पर्वत बढ़ता गया, हालांकि एक बड़ा बेसिन बनाया गया जो एक झील को घेरता था, अब सोलिमोस बेसिन के रूप में जाना जाता है। पिछले 5 से 10 मिलियन वर्षों के भीतर यह जमा पानी प्यूरस आर्क के माध्यम से टूट गया, अटलांटिक की ओर पूर्वी प्रवाह में शामिल हो गया। इस बात के प्रमाण हैं कि पिछले 21,000 वर्षों में अमेज़न वर्षावन वनस्पति में पिछले हिमनद अधिकतम और बाद में हिमनदी के माध्यम से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
अमेज़न बेसिन पैलियोलेक और अमेज़न फैन से तलछट जमा के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि एलजीएम के दौरान बेसिन में वर्षा वर्तमान की तुलना में कम थी और यह लगभग निश्चित रूप से बेसिन में कम नम उष्णकटिबंधीय वनस्पति कवर से जुड़ा था। वर्तमान में अमेज़न सालाना लगभग 9 फीट वर्षा प्राप्त करता है। हालांकि इस बात पर बहस चल रही है कि यह कमी कितनी व्यापक थी। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि वर्षावन खुले जंगल और घास के मैदान से अलग छोटे अलग-थलग रेफुगिया में कम हो गया था। अन्य वैज्ञानिकों का तर्क है कि वर्षावन काफी हद तक बरकरार रहा, लेकिन आज की तुलना में उत्तर, दक्षिण और पूर्व में कम दूर तक फैला हुआ है। इस बहस को हल करना मुश्किल साबित हुआ है, क्योंकि वर्षावन में काम करने की व्यावहारिक सीमाओं का मतलब है कि डेटा नमूनाकरण अमेज़न बेसिन के केंद्र से दूर पक्षपाती है और दोनों स्पष्टीकरण उपलब्ध डेटा द्वारा यथोचित रूप से समर्थित है। अमेज़नस में जिवारों के पड़ोसी जनजातियों के बीच लड़ाई और युद्ध हुए हैं। शुआर सहित जिवारून समूह की कई जनजातियों ने ट्राफियों के लिए सिर काटने और सिर झुकाने का अभ्यास किया। ब्राजील और वेनेजुएला के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में मिशनरियों के विवरणों ने यानोमामी जनजातियों में लगातार अंतर्कलह का वर्णन किया है। यानोमामो पुरुषों के 1/3 से अधिक औसतन युद्ध से मर गए। मुंडुरुकु एक युद्ध जैसी जनजाति थी जो तापाजोस नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ फैली हुई थी और पड़ोसी जनजातियों से डरती थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मुंडुरुकु को ब्राजीलियाई लोगों द्वारा शांत और अधीन किया गया था। अमेज़न रबर बूम के दौरान यह अनुमान लगाया गया है कि आप्रवासियों द्वारा लाई गई बीमारियों जैसे टाइफस और मलेरिया ने 40,000 मूल अमेजोनियों को मार डाला। 1950 के दशक में ब्राजील के खोजकर्ता और स्वदेशी लोगों के रक्षक कैंडिडो रोंडन ने विलास-बोस भाइयों के अभियान का समर्थन किया, जिसे सरकार और माटो ग्रोसो के पशुपालकों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और 1961 में जिंगू नदी के किनारे स्वदेशी लोगों के लिए पहले ब्राजीलियाई राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। 1961 में ब्रिटिश खोजकर्ता रिचर्ड मेसन को एक अज्ञात अमेज़न जनजाति द्वारा मार दिया गया था, जिसे पनारा के नाम से जाना जाता है। 14 मैट्स ने 1969 में बाहरी दुनिया के साथ अपना पहला स्थायी संपर्क बनाया। उस तारीख से पहले वे पेरू सरकार के साथ प्रभावी रूप से युद्ध में थे।